हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्गर बेस्ड स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। आज आपने 35th लेक्चर अकाउंटिंग में, जिसमें हमने अभी तक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पोर्शन कर लिया है और फॉरफीचर भी कर लिया उसमें। ठीक है, अभी आज हम करने वाले हैं री इशू। जो फॉरफिटेड शेयर्स थे उसको री इशू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल छोटा सा लेक्चर रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। इससे पहले हमने फॉरफिटेड का लगभग 40 मिनट में किया था अच्छे से, पार पे और प्रीमियम पे। हमको पता है कि डिस्काउंट पर कभी भी हम लोग शेयर्स को क्या करते हैं, इशू नहीं करते हैं। तो जब डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं तो हम लोग फॉरफिट भी नहीं कर सकते हैं। ओके जी, अभी बात करते हैं कि री इशू। हमने पहले किया कि री इशू क्या होता है, री इशू ऑफ शेयर्स। तो री इशू में हमने देखा कि कुछ फॉरफिटेड शेयर्स हैं जिन पे हम लोग री इशू करके किसी और को दे देंगे। ठीक है, कुछ शेयर्स हैं जिन पे शेयर होल्डर पैसा दे नहीं पाया और वो हमने कर लिया फॉरफिट करने के बाद हमने उसे क्या कर दिया, री इशू कर दिया। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे, री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, कंपनी के डायरेक्टर्स, इन डायरेक्टर्स के पास ना एक राइट होता है कि ये ये शेयर्स को, फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर सकें। ठीक है, इनके पास पूरी लिबर्टी होती है कि ये फॉरफिटेड शेयर्स को किस पे इशू कर सकें। अब वो री इशू किस किस पे हो सकता है, री इशू तीनों पे हो सकता है। एट पार पे भी हो सकता है, ठीक है, एट प्रीमियम पे भी हो सकता है, ठीक है, और एट डिस्काउंट भी हो सकता है। सर अभी तो आपने बताया कि डिस्काउंट पे हम लोग इशू नहीं करते, लेकिन अगर आपको याद हो और आपने पहले की लेक्चर्स देखे तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि हम लोग कभी भी ना जब शेयर्स को इशू करते हैं तो वो डिस्काउंट पर नहीं कर सकते, लेकिन री इशू कर सकते हैं। जब री इशू करते हैं हम लोग शेयर्स को, फॉरफिटेड शेयर्स को जब री इशू करते हैं तो वो हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं। आईपीओ को या जब न्यू शेयर्स जिन्हें हम कहते हैं उनको कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं करते। ठीक है जी, तो डायरेक्टर्स के पास प्रॉपर राइट होता है और यही री इशू कर सकते हैं फॉरफिटेड शेयर्स को। क्लियर है? अच्छा, फॉरफिटेड शेयर्स जैसे मान लो आपका 10 रुपए का शेयर था, कितना, 10 रुपए का शेयर था, आपके पास 2 रुपए एप्लीकेशन का आ गया, 2 रुपए अलॉटमेंट का आ गया, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का आ गया और 1 रुपया किसका आ गया, सेकंड कॉल का। ठीक है, तो 2, 4, 6 और 1 7। आपके पास कितना, 7 रुपए आ चुके हैं। कितने, 7 रुपए आ चुके हैं। आपके पास 3 रुपए अभी नहीं आए, 3 रुपए नहीं आए। ओके, तब जब आप कभी भी डिस्काउंट पर इशू करेंगे ना, री इशू करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स को, जब भी आप डिस्काउंट पर री इशू करेंगे तो वो कम से कम 3 रुपए से कम हो। डिस्काउंट कम से कम 300 रुपए से कम हो। मतलब आप मैक्सिमम रेट रखेंगे अपने री इशू शेयर्स का एट डिस्काउंट, तो वो कम से कम आपका 7 रुपए होगा। 3 रुपए से ज्यादा कभी भी आप डिस्काउंट नहीं देंगे, क्योंकि ये आपको मिला नहीं है तो ये आपको कवर करना होगा। तो कभी भी 3 रुपए से, जितना आपका फॉरफिटेड शेयर में आपको नहीं मिला था उतना ही आप लोग डिस्काउंट दे सकते हैं, या उससे कम दे सकते हैं, उससे ज्यादा कभी भी नहीं देंगे। तो ये सबसे ज्यादा मेन बात है। ठीक है, अभी बात करते हैं एट पार पे। कैसे, एट पार पे जो भी फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको जब हम री इशू कर रहे हैं एट पार पे, तो सिंपल सी एंट्री है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी जो हम अभी तक करते आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी आप कहोगे सर ये तो ना कुछ गलत सी लग रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ना। अब री इशू किया तो एप्लीकेशन अकाउंट तो हमें फिर से लेना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही करते हैं। अगर आप इस चीज को यहां पर क्रेडिट कर रहे हैं और इसी चीज को यहां पर डेबिट कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो रही है और डायरेक्ट एंट्री क्या निकल कर रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और मैंने वही एंट्री यहां पर करी है। समझ में आया कि डायरेक्ट एंट्री कैसे हुई? और हमने डायरेक्ट एंट्रीज ही करनी है मेनली। ठीक है, देखो जो यूजीसी वाले बच्चे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एंट्रीज कोई खास मायने नहीं रखेंगी। अगर पेपर में देखो बहुत रेयर पूछी गई हैं, अभी तक तो बहुत रेयर पूछी गई हैं एंट्रीज। सिर्फ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में अमाउंट पूछता है कि फॉरफिचर
शेयर में जो फॉरफीचर अकाउंट है उसमें कितना पैसा पड़ा है और कैपिटल रिजर्व में कितना पड़ा है, ये हम लोग सब देखते हैं। ठीक है, तो इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि कौन सा अकाउंट कैसा है, कौन सा कब डेबिट हो रहा है, कौन सा कहां क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री क्या बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है इतनी? ओके, अभी बात करते हैं एट प्रीमियम पर। किस पे? एट प्रीमियम पर। अच्छा, प्रीमियम वर्ड से देखो कुछ एक्स्ट्रा, जैसे हमने कल डिस्कस किया कि 2 रुपए का फेस वैल्यू हो सकती है और कितने की 3310 रुपए की मार्केट वैल्यू भी हो सकती है। 3310 की मार्केट वैल्यू हो सकती है या 3510 की मार्केट वैल्यू हो सकती है। हमने कल 3510 का एग्जांपल लिया था। तो 3508 रुपए क्या है आपका प्रीमियम है ना, आपका प्रीमियम है। तो इस पे एंट्रीज क्या होगी, सीधी सी वही बैंक। अच्छा, प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम पे जब भी हमको पैसा मिलता है तो प्रीमियम का पैसा हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। और जब पैसा नहीं मिलता तो हम उसे फॉरफिट करते हैं, और फॉरफिट करते हुए हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। पिछले लेक्चर में पढ़ा जी, पढ़ा। ओके, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट एंट्री है ये, ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसीलिए कहता हूं मैं कि आप साथ साथ लिखें ताकि आपको चीजें समझ में आए और याद रहें चीजें। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ऐसा ही होगा, है ना, कि आपके पास आपने प्रीमियम पे इशू किया टोटल अमाउंट, और शेयर कैपिटल में आपने कितना डाला और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना डाला। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, और शेयर का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन बात जो हमने पूरे के पूरे इशू ऑफ शेयर्स में या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में नहीं पढ़ी, कि हम लोग जब इशू करते हैं डिस्काउंट पर तो री इशू एट डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट की हमें एंट्रीज नहीं पता थी अभी तक, लेकिन अब करेंगे, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि आप डायरेक्ट आईपीओज को हम लोग डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप फॉरफिटेड शेयर को जब री इशू करेंगे तो वो आप डिस्काउंट पर कर सकते हैं। तो सेम चीज वैसे ही करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये तो ना क्या है, ये तो है किसका, शेयर, जो एक्चुअल क्या है, वैल्यू है शेयर की, लेकिन हमने इसमें कुछ डिस्काउंट भी दिया होगा, हमने कुछ इसमें डिस्काउंट भी दिया होगा। मान लो ये शेयर था 10 रुपए का, ठीक है, हमने 10 रुपए का था और हमने इस पे 2 रुपए क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो जब 2 रुपए आपने डिस्काउंट दिया तो आप कहां से निकालेंगे इसे, शेयर फॉरफिचर, जो आपने फॉरफिट का पैसा जो आपने मिला था ना, आपने किसी शेयर को फॉरफिट किया था और उस फॉरफिट करने पे आपको पैसा मिला था, और मान देखो ये था ना कि आपको जिस तरह 10 रुपए क्या हुआ, शेयर का पैसा था वो आपके पास आ गया था, लेकिन आगे वाले जो पैसे थे वो नहीं आए, तो इसे आपने क्या कर लिया, इसे आपने फॉरफिट कर लिया। तो इसे फॉरफिट करके इसे आपने कहां डाला, फॉरफिचर अकाउंट में डाला, और फॉरफिचर अकाउंट में डालने के बाद इस पैसे को यूज करते हैं हम लोग कहां पे, जब आप डिस्काउंट में इशू करते हैं ना, तो डिस्काउंट पे इशू करते वक्त हम लोग इस पैसे का यूज करते हैं। तो इसलिए ये एंट्री आती है कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने, 2 रुपए से, 2 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया और यहां पे कितना आएगा, 8 रुपए आएगा। ठीक है, तो एंट्री हमारी डिस्काउंट पर ये होगी। तो सिंपल सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट क्यों किया हमने, उसको हमने डेबिट इसलिए किया कि उसमें से हमने पैसा निकाला। किसका निकाला, जितना हमने डिस्काउंट दिया है उतना ही हमने पैसा इसमें से निकाल लिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पता क्या पूछेगा आपसे एमसीक्यूज बना के कि हाँ जी शेयर फॉरफिचर, ये क्वेश्चन है, और शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, तो आप कहोगे जी 2 रुपए शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पैसा पड़ा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये आती है कि जब भी आप शेयर फॉरफिचर अकाउंट का पैसा होगा ना, वो कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस। ध्यान से देखो, अगर आप सोचो तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद जो भी पैसा हमें नहीं मिला, फिर उसके बाद जो पैसा मिल गया, मतलब टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, तो ये क्रेडिट हुआ। तो आपके पास कुछ क्रेडिट में बैलेंस बच गया होगा। मान लो अपने क्वेश्चन के हिसाब से 10 रुपए अपने पास शेयर फॉरफिचर में था, 2 रुपए मैंने यहां पर यूज कर दिया, तो अभी बचा कितना, 8 रुपया बचा। 8 रुपए आपका पता क्या हुआ, 8 रुपए आपका कैपिटल गेन हुआ। क्या हुआ, कैपिटल गेन हुआ। हमने देखा था कि हाँ भी एक तो होती है रेकरिंग नेचर की, जहां से हमें होता है रेवेन्यू
रेवेन्यू प्रॉफिट, और एक होता है अपने पास कैपिटल गेन, ठीक है, कैपिटल कि आपके पास कभी कभार का हो रहा है, तो यहां पे से क्या हुआ, आपको कैपिटल गेन हुआ, और इस कैपिटल गेन को हम लोग भेजते हैं कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में एक तो था रेवेन्यू प्रॉफिट, जहां से अपने को रेगुलर में जो हम रेगुलर काम कर रहे हैं वहां से अपने को आता है रेवेन्यू प्रॉफिट, और एक आता है कभी कभार के जो अपने से मोटा मोटा सा मशीन बेचते तो क्या हुआ, कैपिटल प्रॉफिट हुआ, तो उस कैपिटल प्रॉफिट से बनता है कैपिटल रिजर्व। तो इस कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग भेजते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, और इस कैपिटल रिजर्व अकाउंट की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कहां का पैसा भेजना है, शेयर फॉरफिचर का, अरे यार, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट है ना, तो शेयर फॉरफिचर का भेजना है, कहां भेजना है जी, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो जो भी पैसा आपके पास शेयर फॉरफिचर में पड़ा है वो पैसा आपने कैपिटल रिजर्व में भेज देना है, ठीक है। तो अब यहां पे दो क्वेश्चन उठ के आते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बनता है आपका कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। इतनी सी चीज यहां पे आपसे पूछेंगे, और इसके चक्कर में मतलब आपको सारा क्वेश्चन निकालना होगा। अब आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जो कि हम लोग करने वाले हैं कल, आज हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन में हम देखेंगे कुछ ट्रिक्स कि हाँ भाई मतलब शॉर्टकट मेथड्स कि हम लोग कितनी जल्दी पैसा निकाल लेंगे कि कितना पड़ा है फॉरफिचर में और कितना पड़ा है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। चलिए जी, तो आज अपना खत्म होता है क्या, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इश्यू ऑफ शेयर या इश्यू ऑफ शेयर से लेकर फॉरफिटेड शेयर तक सारा। अब इसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हम लोग कल एक लेक्चर में निकाल देंगे सारे के सारे, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा सारा का सारा जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पोर्शन है वो, ठीक है। हमने एक बार सिलेबस देख लें, देखो हमने कल ये कुछ किया था ना, सिलेबस में क्या था, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रीइश्यू ऑफ शेयर तक। इसके बाद हम लोग करने वाले लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, फिर उसके बाद एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, और लास्ट आएगा अपना होल्डिंग कंपनी अकाउंट। तो उसके बाद अपना सारा का सारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो करिए ये सब, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।